नमस्ते। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तृत परिचय दीजिए। शिक्षा का अधिकार 2009 पर एक गर्भित निबंध लिखिए। उद्भार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इससे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के बच्चों जो कि प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं के लिए निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत नौजवानों का देश है। बच्चों और जवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों तथा युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली एवं समृद्ध बनता है। राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध बनता है। यह उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक बनने में भी सहायक है। इसमें देश के सभी लोगों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी सहयोग आवश्यक है। शिक्षा का कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न तो फीस देनी होगी, न ही यूनिफॉर्म, न बुक, ट्रांसपोर्टेशन तथा मिड डे मील जैसी चीज़ों पर ही खर्च करना होगा। बच्चों को न तो अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा। न ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। हर 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2% अध्यापक होंगे। जिन स्कूलों में संसाधन नहीं है उन्हें 3 साल के अंदर सुधारा जाएगा। साथ ही 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस कानून के लागू करने पर आने वाले खर्च के अंदर 55% और राज्य सरकार 45% मिलकर उठाएंगे। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्यों में शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों को माता पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। तत्कालीन तौर पर सरकार का यह अधिनियम भारतीय राष्ट्र एवं समाज को एक विकसित एवं राष्ट्रीय शिक्षित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास जान पड़ता है। इस अधिनियम को सही रूप से क्रियान्वित कर 2020 ईस्वी तक भारत को एक नॉलेज सोसाइटी में रूपांतरित किया जा सकता है। यही हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का भी सपना है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा में 8वीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों का अनिवार्य परिवेश में उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपनी नज़दीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगा। इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्च देने नहीं होंगे। धारा 3, यदि 6 से 14 वर्ष तक आयु का बच्चा कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तथा निःशुल्क शिक्षा पढ़ाने के अधिकारी होंगे। धारा 4, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता का कर्तव्य। इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने से 3 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में विद्यालय स्थापित करेंगे। धारा 6, केंद्र सरकार जो निम्नलिखित पर ध्यान देगी। केंद्र सरकार शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करेगी। बच्चों का बहुमुखी विकास, संविधान में समाहित मूल्यों का विकास, से अधिक स्तर पर मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास, बालकों को बालक केंद्रित और बालक मित्रवत तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना, निर्देशों का माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में होगा। बच्चों को भावुक बनाना और अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक करने में मदद करना। बच्चों को समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसकी सामर्थ्य पर लागू करना। धारा 29, राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे
को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। नज़दीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे। अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बच्चों के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित करेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करेंगे। धारा 9 माता पिता या संरक्षक का दायित्व अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। धारा 10 बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल, प्री स्कूल व पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी। धारा 11 विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व। अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विद्यालय प्रवेश दिए गए सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे, जिसमें 25% कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। धारा 12 वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को सुलभता की दिशा में तेजी आई है। अब शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संभावनाएं और भी अधिक हो गई है। इस संबंध में यद्यपि इस सत्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि सरकार द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वैसे किस अधिनियम को पारित करने की एक बड़ी चुनौती से तो निपट लिया गया है, लेकिन अब उसके समक्ष इससे भी बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है और वह है इस अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए वांछित धनराशि की व्यवस्था करना तथा समयबद्ध तरीकों से उसके भली भांति उपयोग को सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। केंद्र सरकार के साथ साथ इस अधिनियम के समुचित रूप से क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अतः राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेकर उन्हें समुचित आर्थिक सहायता, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए भी केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी होगी। तभी हम प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक अर्थों में मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित होते हुए देख पाएंगे। भारतीय समाज में जाति, भाषा, धर्म एवं क्षेत्र आधारित विविधताओं पर प्रकाश डाली तथा उससे उत्पन्न समस्याओं से परिचित कराइए। अतः भारतीय समाज में विविधता और उसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। भारतीय समाज की विविधता खास से भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र विशेष को महत्व प्रदान करने वाले लोग रहते हैं। भारतीय समाज इस आधार पर एक विविधतापूर्ण समाज है। भारतीय समाज की इस विविधता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं। जातिगत विविधता, कास्ट रिलेटेड डाइवर्सिटी। भारत जातियों का देश है जहाँ जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी जाति के अर्थ में। वर्ण से या कार्य विभाजन के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय समाज के 4 भागों में विभाजन का पता चलता है। यह 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके क्रम शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय एवं दासोचित सेवा जैसे अपने अपने विशिष्ट व्यवसाय हैं। वर्ण का सोपानात्मक संगठन पूर्ण भारत में मान्य जाति एक वंशानुगत पर अंतर्निर्वाहित स्थिति का समूह है जिसका एक विशिष्ट पारस्परिक पेशा है। भारत में 3900 से भी अधिक जातियाँ हैं। पदक्रम की दृष्टि से इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से निर्धारित किया जाता है। जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। मुसलमान में शेख, सैयद, मुगल तथा पठान आदि की क्रमबद्धता है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में तेली, धोबी, दर्जी जैसी जातियाँ भी पाई जाती हैं। इस प्रकार भारत में व्यवसायियों के बीच भी जातिगत चेतना कोई नई बात नहीं समझी जाती। चूँकि भारत एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग बस ईसाई बने हैं, अतः इस ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावना को एक सीमा तक बनाए रखा है। सिखों की में भी अनेक जातियाँ हैं। विविधता के उपयुक्त मुख्य रूपों के अलावा हमारे बीच कई अन्य प्रकार की विविधताएँ भी हैं, यथा जनजाति, ग्रामीण, शहरी रहन सहन, धार्मिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज पर आधारित विवाह और नातेदारी व्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता दर्शाने वाली है एवं ऐसे ही अनेक अन्य रूपों वाली विविधता आदि है। भाषागत विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। G.A. पियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण करके पता लगाया कि भारत में 179 भाषाएँ तथा 544 बोलियाँ बोली जाती है। दूसरी ओर 1971 की ईस्वी की जनगणना में 1692 भाषाएँ रिपोर्ट की गई है जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। यह सभी जनसंख्या के 1% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है। स्पष्ट कि भारत में कितनी अधिक भाषाई विविधता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 15 भाषाएँ ही सूचीबद्ध, जबकि भाषाएँ
असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। इन 15 भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जनसंख्या के 29.65% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला, तेलुगु और मराठी प्रत्येक लगभग 8%, तमिल और उर्दू क्रमशः 6.87 और 5.22% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। शेष भाषाएं 5% से भी कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। उपयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं 2 भाषाओं परिवारों की है। भारतीय, आर्य तथा द्रविड़, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं। आर्य परिवार की भाषा भारत की कुल जनसंख्या के 75% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाएं 20% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। इस भाषाई विविधता के होते हुए भी हमारे बीच एक संपर्क भाषा रही है। यदि भी समय समय पर इसमें विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन काल में हमारे देश में संस्कृत संपर्क भाषा थी। मध्यकाल में अरबी और फारसी तथा वर्तमान समय में हमारे बीच हिंदी और अंग्रेजी और राजकीय भाषाएं हैं। धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। भारत अनेक धर्मों की जो भूमि है, यहाँ हमें अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषतः इनमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी है। हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। 1981 की जनगणना के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 82.64% है। दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है, इसके मानने वालों का प्रतिशत 11.35 है। इसके बाद ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थान आता है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का स्थान आता है। इसके मानने वाले क्रमशः 2.43%, 1.96%, 0.71% और 0.48%। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई संप्रदाय जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि विगत वर्षों में राधा स्वामी, साई बाबा जैसे कुछ अन्य नए पंथ उत्पन्न हुए। उसी प्रकार इस्लाम धर्म, शिया और सुन्नी में, सिख धर्म नामधारी और निरंकारी में, जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर और बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में बटे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत के प्राय सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के अपने अपने विशाल क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिल और नाडु और आंध्र प्रदेश में तथा उत्तर पूर्व के नागालैंड और मेघालय राज्य में ईसाई धर्म की बहुत मजबूत स्थिति है। सिख मुख्यतः पंजाब, बौद्ध महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अधिकांश शहरी केंद्रों में पाए जाते हैं। क्षेत्रीय विविधता, रीजन डाइवर्सिटी। भारत में अनेक प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत की जलवायु विभिन्न है और उसकी भौगोलिक विशेषताएं दूसरे से अलग है। कुछ क्षेत्रों में के प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण यहाँ के लोग सब प्रकार की सुविधाएं से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तथा कुछ क्षेत्रों में लोगों को प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। कुछ क्षेत्र संपन्न है तो कुछ गरीब। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, बोलचाल, खान पान, रीति रिवाज तथा धर्म कर्म एक दूसरे से भिन्न है। स्पष्ट है कि भारत में क्षेत्रीय विविधताएं भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। भारतीय विविधता के दुष्प्रभाव। भारत में सामान्यतः पाई जाने वाली जाति, भाषा, धर्म व क्षेत्र आधारित विविधता के मुख्य दुष्परिणाम हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति की उपेक्षा। आज हम अपनी प्रांतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा समझता है तथा अन्य संस्कृतियों को नीच निगाह से देखता है। पंजाब में रहने वाला अपनी पंजाबी भाषा को अच्छा समझता है तथा जो तो हरियाणवासी हरियाणवी को इससे आपसी सद्भावना को ठेस पहुँचती है कि ऐसा सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही संस्कृति के अंग हैं और वह है भारतीय संस्कृति। सब कुछ दृष्टिकोण का विकास। इन विविधताओं ने हमें भारतीयों के दृष्टिकोण को संकुचित बना दिया। हम अपनी जाति, अपने धर्म तथा अपनी भाषा से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं सकते, जबकि हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों के चित्रों को की अच्छी बातों को लेकर विकसित हुई है। मूल्यों में गिरावट। विविधताओं से विकसित हुए संकुचित दृष्टिकोण से आज हमारा नैतिक पतन कर दिया है। हमारी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि हम अपने तुल्य स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। देश के विभिन्न भागों में जाति, धर्म, प्रांत तथा भाषा के नाम पर हो रहे झगड़े, दंगे व रक्तपात इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे मानवीय मूल्यों में निरंतर गिरावट आ जाती है। संकुचित क्षेत्रीयता का विकास। भारतीय सामाजिक विविधताओं ने देश में संकुचित क्षेत्रीयता का विकास किया है। यही कारण है कि देश के राज्यों का कई बार विभाजन हुआ है। हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश इसी पर भावना के कारण बने। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चला आंदोलन भी इसी का परिणाम है। अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा। विविधताओं का एक बुरा प्रभाव देश में विभिन्न भागों में पनपती अलगाव की प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। भाषा तथा धर्म आदि के आधार पर अलग स्वतंत्र प्रांत राज्य की मांग बढ़ती जा रही है। पंजाब में धर्म के नाम पर अलग राज्य खालिस्तान की मांग को लेकर काफ़ी समय तक
चलता रहा खूनी आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस आंदोलन ने सारे देश के वातावरण को भय और आतंक से युक्त बना दिया। इसी प्रकार की अलगाव की प्रवृत्ति और भी कई राज्यों को देखने को मिलती है। भाषा समस्या, भारत में भाषा समस्या भी काफ़ी जटिल हुई है। यद्यपि हमारी भाषा है, यद्यपि हिंदी हमारी भाषा है, फिर भी अंग्रेजी आज हमारे राज्यों की भाषा बनी हुई है। विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर आज़ादी के बाद से ही अनेक विवाद कर रहे हैं और प्रश्न यह उठता है कि उस प्रभावों को कैसे दूर किया जाए। इसका सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा से है। शिक्षा के दौरान अपने बच्चों को भारतीयता के भाव का बोध करा सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय एकता को इतनी विविधताओं के होते हुए भी बनाए रख सकते हैं। भारतीय सामाजिक विविधता के शैक्षिक निहितार्थ और शिक्षा द्वारा विविधता में एकता के भाव का बोध कराने के उपाय। ये शैक्षिक निहितार्थ अथवा उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य हम सब कुछ शिक्षा के ऐसे उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जिनसे बच्चों को भारतीयता की भावना का बोध हो सके। इसके लिए शिक्षा द्वारा हम अपने बच्चों को उनकी प्राचीन संस्कृति के विषय में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इन संस्कृति का विकास कैसे हुआ। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति विकास, राष्ट्रीयता की भावना एवं प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना निश्चित किया जा सकता है। इससे सभी बच्चों को अपने मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिल सकेगी। शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, पाठ्यक्रम में ऐसे अनेक ऐसे विषयों को रखे जाएँ जो बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध कराए। भाषाएँ, लैंग्वेजेज, राष्ट्रीय भाषा सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। हमारी संस्कृति का आधार आता है, इसकी शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की सुविधा भी हो, जिससे बच्चे अपनी इच्छा से किसी भी भाषा को सीख सकें। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास के माध्यम से भारत की संस्कृति विकास में किन किन राजाओं और सभाओं ने योगदान दिया, यह बताया जा सकता है। इससे बच्चों को यह जानकारी मिल सकती है कि हर जाति व धर्म की भारतीय संस्कृति को कुछ न कुछ दिया है और आज वह सब हमारी सांस्कृतिक भूगोल के द्वारा बच्चों को भारत की भौगोलिक एकता की जानकारी दी जा सकती है। उन्हें यह बताया जा सकता है कि यद्यपि हम अलग अलग राज्यों में रहते पर प्रत्येक राज्य की किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर है। हमारी यह आपसी निर्भरता हमें एकता के सूत्र में बांधती है। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इसके अंतर्गत भारत को यह बताया जा सकता है कि हम सब भारत देश के नागरिक हैं। हमारी संविधान एक ही राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह है। हम सब एक ही प्रजातांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के नागरिक हैं। अतः हमें स्वयं को इतना अच्छा नागरिक सिद्ध करना चाहिए, इसका अच्छा नागरिक सिद्ध करना चाहिए। कला, आर्ट, इसके माध्यम से बच्चों को यह बोध कराया जा सकता है कि भारत में जो विभिन्न कलाओं के विकास देखने को मिल रहे हैं वो विभिन्न ऐतिहासिक युगों के दिन है। विज्ञान, साइंस, इसके अंतर्गत बच्चों को यह बताया जाए कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को कितना महत्वपूर्ण देन दी है। आज भी हमारे वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं है। ये वैज्ञानिक अलग अलग राज्यों में रहने वाले तथा अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखने वाले हैं। इस प्रकार इन विभिन्न विषयों का ज्ञान बच्चों को विविधता के होते हुए भी देश में एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। पाठ्यक्रम समकामी गतिविधियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पाठ्यक्रम समकामी गतिविधियों का आयोजन भी इससे काफ़ी सहायक हो सकता है। कुछ मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार प्रतियोगिताएं विद्यालयों में भाषा, वाद विवाद, निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए और इसके विषय भारत की विविधताओं में एकता का बोध कराने में सहायक हो। विस्तार भाषण, भारत से ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके भाषण कराया जाए जो कि भारतीय संस्कृति में गहरी पहुँच रखते हो। ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाई जाए जो विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं को चित्रित करने वाली हो। छात्रों को समय समय पर भारत के उन विभिन्न भागों में भ्रमण के लिए ले जाया जाए जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। शिविर, NCC तथा NSS के अंतर्गत शिविर लगाकर बच्चों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी जा सकती है। अध्यापक का दृष्टिकोण, टीचर्स अप्रोच। अध्यापक का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। बच्चों के सामने सभी संस्कृतियों के प्रति आदर भाव रखने का आदर्श प्रस्तुत कर देता अपना विषय पढ़ाते समय इस बात पर विशेष बल दें कि भारत में इतनी विविधताओं के होते हुए भी कैसे एकरूपता है और हम इस एकरूपता को कैसे बनाए रख सकते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को विविधता में एकता की भावना का बोध बहुत अच्छी प्रकार से कराया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब हम नियोजित ढंग से कार्य करेंगे। थैंक यू।